नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हुई? तो हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये देखो कक्षा 12 की बुक है, ये पढ़ रहे हैं और इसमें एक चैप्टर अपना हो गया है और दूसरा चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी जनसंख्या वृद्धि। क्या रहेगा? जनसंख्या वृद्धि रहेगा। जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार के प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं और बोर्ड का क्या पैटर्न रहता है, क्योंकि इस लेसन ये दूसरी इकाई चल रही है अपनी, वो दूसरी इकाई में 2 लेसन आते हैं, दूसरा और तीसरा आता है। दोनों लेसन मिला के 5 अंक के। अब 5 अंक दोनों लेसनों से आए हैं तो लगभग जनसंख्या वृद्धि से ये क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। और किस प्रकार का क्वेश्चन जो आएगा उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? आज का टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि। क्या रहेगा? जनसंख्या वृद्धि। आप हेडिंग लगा लो, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है? और इस क्लास और पीछे वाली क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के साथ दे दिया जाएगा आपको, तो वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। और साथ में हमारा व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी हम लिंक डाल दूँ, वहाँ पर नई नई सूचनाएं आपको मिलती रहेगी बोर्ड से संबंधित, ठीक है? तो जनसंख्या वृद्धि किसी का देखो, जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? सर जनगणना होती है 5 वर्ष बाद। पहली बात हमें याद रखिए कि जनगणना 5 वर्ष के अंतराल में, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 10 वर्ष के अंतराल में होती है जनगणना। जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में होती है, अंतराल में होती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि में चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक परिवर्तन हो, वो 10 वर्षों के दौरान ही आएगा। यानी ये विशेष समय हो गया, 2 बिंदुओं के विशेष समय के अंतर्गत जनसंख्या में जो सकारात्मक परिवर्तन आता है उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम प्रश्न बनाएं इसका, एक प्रश्न पढ़ता है जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य, जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य या जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय कह दो या तात्पर्य कह दो, जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय, ठीक है? जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय। तो जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? अभिप्राय यानी अर्थ क्या है इसका? आपको पता है कि जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो 10 वर्षों के अंतराल में आता है। तो 10 वर्षों के अंतराल में आता है तो हम लिखेंगे किसी क्षेत्र समय, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित जो अवधि है, समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान, दौरान का जो या दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या परिवर्तन से है भाई, संख्या में परिवर्तन से है अभिप्राय, ठीक है? यानी किसी क्षेत्र समय किसी विशेष निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय है। अगर ये याद नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या, किसी क्षेत्र
किसी क्षेत्र में 10 वर्षों के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में सकारात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये परिभाषा में याद रख सकते हैं। किसी क्षेत्र में 10 वर्षों, कितने वर्षों में? 10 वर्षों के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। ठीक है। और क्या है जनसंख्या वृद्धि के बारे में? देखो, अगर हम और जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाने कि और क्या जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या वृद्धि को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक आता है धनात्मक और एक आता है ऋणात्मक। मैं यहां एक भी परिभाषा नहीं लिखूंगा ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि, क्योंकि अब जनसंख्या वृद्धि की आधारभूत संकल्पनाएं ना मानव मूल में, वहां पर इनको पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक के अंदर, तो वहां दोनों की परिभाषा एक साथ लिखा दूंगा। ठीक है भाई? ठीक है सर। आगे देखो, जनसंख्या में परिवर्तन है भाई। आपको पता है कि जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। भाई ये जरूरी तो नहीं कि जनसंख्या 10 वर्ष के बाद बढ़ जाए, घट भी सकती है और घटने का कारण कुछ भी हो सकता है। बाढ़ आ जाए, महामारी आ जाए, जो भी है अकाल पड़ जाए, तो जैसी स्थिति हो, तो धनात्मक भी हो सकती है जनसंख्या और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है सर। एक बात और याद रखना, क्या? जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन को, देखो, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन को निरपेक्ष, कैसे? निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। देखो, ये कह रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है साहब और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है सर। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन को हम निरपेक्ष संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी प्रतिशत और निरपेक्ष संख्या के रूप में जनसंख्या वृद्धि को दर्शा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो उसमें या तो उत्तर मिलेगा आपको निरपेक्ष संख्या या उत्तर मिलेगा प्रतिशत के रूप में। जैसे अपने घनत्व पढ़ के आते, घनत्व को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो घनत्व को व्यक्त किया जाता है आपका व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगर हमें घनत्व पूछ ले कि घनत्व को व्यक्त किया जाता है, तो आपका उत्तर रहेगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जनघनत्व क्यों बढ़ रहा है, तो उसका कारण यह है कि मृत्यु दर में कमी होना। क्या होना? मृत्यु दर में कमी होना। मृत्यु दर में कमी हुई है वो स्वास्थ्य
सुविधाओं के कारण, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं वो ज्यादा बढ़ गई है और कम लोग मर रहे हैं, जिससे जनघनत्व वो बढ़ रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने जो पिछले वाली क्लास में आपसे क्वेश्चन किया था, आपने बताया नहीं। ओके, ये जनसंख्या परिवर्तन हो गया। अब आगे देखो, आज इसमें और क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन अथवा जनसंख्या वृद्धि, यहां लिख लो, नोट लगा के यहां लिख देता हूं, जनसंख्या परिवर्तन अथवा जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन अथवा जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र की, किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति कोमा आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, सामाजिक उत्थान यानी समाज का कैसे विकास हो, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और क्या है देखो, ये कह रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को दर्शाएगा। अगर वहां जनसंख्या कंट्रोल में है तो उस क्षेत्र का विकास अलग ही होगा, वहां का सामाजिक उत्थान भी अलग होगा, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या को इक्वल कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो वहां का आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, ऐतिहासिक विकास भी होगा, सांस्कृतिक यानी समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार की पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछे किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि। दोबारा से सुनो, प्रश्न में क्या कहा है, किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निम्न में से सूचक है, निम्न में से सूचक है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि छोड़ो, इस प्रकार का प्रश्न इस बार जरूर परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, तो एक बार उतार लो, और भाई क्लास अच्छी लग रही है, मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो आप, और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको वो मैटर मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और पेपर की गारंटी लेते हैं, जितना मैं करा रहा हूँ उसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। उतारो, फटाफट उतारो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो आगे अपने क्या है, आगे है जनसंख्या भौगोलिक कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। टॉपिक पे हेडिंग लगाओ आप, जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, आधारभूत संकल्पनाएं। कौन कौन सी आधारभूत संकल्पनाएं हैं, पहले एक एक का नाम लिखेंगे अपने, और उसके बाद बढ़ेंगे भाई। ठीक है, ठीक है सर। चलो देखो, पहला क्या है, एक नंबर आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि। एक नंबर क्या आ जाएगा भाई, जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा। ठीक है सर। 2 नंबर आ जाएगा जनसंख्या परिवर्तन। क्या आ जाएगा, जनसंख्या में परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर लिखो पहले, जनसंख्या की वृद्धि दर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर लिखिए आप। अब लिखो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है, क्या लिखना है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या
की प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, ठीक है। 5 नंबर रहेगा जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, 6 नंबर रहेगा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि है। तो ये 6 है और 6 को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि में अभी पढ़ा गया है हम आपको, किसे कहते हैं आपको पता ही है। चलो मैं दोबारा भी बता दूंगा, यहाँ हेडिंग लगा दो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसे कहते हैं? तो समय के 2 अंतरालों के बीच, समय के 2 अंतरालों के बीच किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में सकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। सकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और जो पीछे पड़ गए हैं वो परिभाषा भी तुम इसमें याद रख सकते हो। तो समय के 2 अंतरालों के 10 वर्षों के अंतराल में होती है। तो समय जैसे 2001 2011 के 2 समय अंतराल है, उसके बीच में किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में जो सकारात्मक परिवर्तन होता है उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण ले तो उदाहरण आप ले सकते हो भाई, भारत का उदाहरण है। भारत की जनसंख्या 2001 में भारत की जो जनसंख्या कितनी थी भाई? 102.70 करोड़ थी भाई। 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102.70 करोड़। और यही जनसंख्या 2011 में कितनी हुई? भारत की जनसंख्या 2011 में बात करें भारत की जनसंख्या तो 121.02 करोड़, 121.02 करोड़। ये किताब का आंकड़ा एनसीईआरटी का, लेकिन सही में ये 121.08 करोड़, क्योंकि 12,108,54,977 ये भारत की जनसंख्या है। 12,108,54,977 ये कुल जनसंख्या 2011 की है। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ एनसीईआरटी, और ये सही में जो आंकड़ा है जो तुम्हारे सामने आए पेपर में उसी प्रकार से अपने को करना है। तो वही निकाल दो, कितनी आ जाएगी? अगर हम इसको निकालें कि 10 वर्षों का अंतराल कितना आया, तो 121.2 करोड़ में से ये, क्योंकि 2011 वाली जनसंख्या है, और कितने वाली जनसंख्या घटाएंगे? 102.070 करोड़। ये 2001 की जनसंख्या है, ठीक है। माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी भाई? 2 आ गया, 10 3 आ गया, पूरे यहाँ पर कितने रह गए भाई? इधर 1 गया तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1, तो 18.32 करोड़ जनसंख्या है, वो 10 वर्षों के अंतराल में बढ़ी। प्रतिशत मूल्य निकालना हो
तो P1 की माइनस P2 बटा में P1 इंटू शो कर देना जो भी प्रतिशत है आ जाएगा। ठीक है, तो भारत की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी आ जाएगी? भारत की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर तो 18.32 करोड़ कितनी आ जाएगी? 18.32 करोड़ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बुक में दी हुई शायद 18.15 करोड़, जो भी है दोनों यहाँ पे सही है अपने अपने स्थान पर। ठीक है भाई, तो ये जनसंख्या वृद्धि होगी, समझ में आ गया होगा कि उदाहरण लिया हमने दो भारत का 2001 में इतनी जनसंख्या, 2011 में इतनी। ठीक है, पढ़ लो। 2027 की जनगणना आ रही है, बीच में भी चेंज हो सकता है टॉपिक। ठीक है भाई, तो अभी तो तुम्हें 2011 का आंकड़ा याद रखना है। नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे पीछे 11वीं क्लास आ रही है, उनके लिए आंकड़ा चेंज आएगा, किताबें चेंज हो जाएगी, क्योंकि 2011 की जनगणना है वो पुरानी हो चुकी है, 2027 की जनगणना है वो जुड़ है उसके अंदर। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़े। चलो पढ़ते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। हेडिंग लगाओ आप, जनसंख्या की वृद्धि दर। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर पढ़ते हैं। और जनसंख्या की वृद्धि दर है ना, ये क्या है? ये जनसंख्या में परिवर्तन है भाई। ये क्या है? ये है जनसंख्या में परिवर्तन है, जो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? सर, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। बात आगे समझ रहे हैं? यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? आप कहोगे सर ये जनसंख्या में परिवर्तन है और इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा, या ये याद नहीं रहे कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, ये याद नहीं रहे, तो इसे निरपेक्ष संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसको या तो हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं या हम निरपेक्ष संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ये बात अपने को याद रखनी साहब। ठीक है सर, अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि डालो भाई। आगे जो टॉपिक अपना टॉपिक क्या है लगाओ, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। यही है, देख लो बेटा, प्राकृतिक वृद्धि दर मत लगाओ, दर का मतलब प्रतिशत आ जाएगा। देखो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, सीधा सीधा पूछता है आपसे कि किसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि, तो आपका प्रश्न उत्तर क्या रहेगा? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या क्या कहलाएगी? बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की
जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। कितना अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। तो आपने क्या बताया कि सर किसी क्षेत्र विशेष में समय दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु क्या है, जन्म और मृत्यु के अंतर से जो बढ़ने वाली जनसंख्या है उसी क्षेत्र की वो जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। सर सूत्र बता दो, यहाँ तो पारा कौन पड़ती है, लिखो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या आ जाएगा सूत्र भाई। सर पता है हमें, बताओ क्या है सूत्र है, जन्म माइनस मृत्यु। जन्म माइनस क्या है, मृत्यु। ये किसका सूत्र है भाई, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है, जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है सर, मान ली बात हो गई। अब लिखो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र, हेडिंग लगा लो, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। ठीक है, एक काम करो कि अगर ये वीडियो किसी बड़े बच्चे के पास यानी कोई एमए बीए कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं है देखने के लिए, तो वो एक काम ये करे कि उन बच्चों को पहुंचाए जो कक्षा 12 के अंदर है। वैसे ये क्लास बीए एमए सबके काम में आने वाली है, क्योंकि अगर उनके टॉपिक जनसंख्या वृद्धि है तो वहाँ कोई चेंज थोड़ी होगा, यही चीज रहेगी। ठीक है, और ये शायद सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये टॉपिक है बीए के। अगर कोई पढ़ना चाहे बच्चा लगन से तो पढ़ सकता है, अन्यथा आप इतना काम जरूर करो कि कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओगे। और कक्षा 12 के जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जोड़ें और चैनल को बड़ा करें और अपनी इस फैमिली में जुड़े हुए, क्योंकि अपनी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है मैं मेरा 100% दे रहा हूँ। अगर आप 100% दोगे तो अच्छी बात है। चलो, वास्तविक वृद्धि का सूत्र क्या रहेगा, तो लिखो क्या है ये वृद्धि तब होती है, देखो ये कब होती है भाई, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास माइनस प्रवास, ठीक है, इस प्रकार से बढ़े। तो इसका सूत्र देखो आप क्या रहेगा, या हेडिंग लगाओ, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र। वास्तविक वृद्धि का सूत्र आपको बताना है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र क्या है। सर सूत्र रहेगा हमारा क्या, देखो क्या सूत्र रहेगा इसका सूत्र ये है कि जन्म माइनस, यानी एक बार जनसंख्या जन्म से बढ़ी उसके बाद कम हो गई मृत्यु दर से, प्लस अप्रवास यानी बाहर से लोग प्रवासी आ गए और यहाँ से लोग चले गए, उत्प्रवास हो गया, फिर जनसंख्या कम हो गई। तो ये है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है भाई, याद रह जाएगा, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का सूत्र। अब आगे अपना क्या है, आगे है क्या, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। देखो यहाँ करेंगे जो पीछे मैंने कहा ना, आगे बढ़ेंगे ये पढ़ेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, पहले तो ये देखो धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। अरे जिसकी परिभाषा जनसंख्या वृद्धि की याद है अब वो धनात्मक भी लिख सकता है। क्यों लिख सकता है, देखो जब दो समय अंतरालों जब दो समय अंतरालों के बीच किसी
किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में सकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाता है। धनात्मक वृद्धि कहलाता है भाई। याद हो गया होगा? याद हो गया क्या? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जब दो समय अंतरालों के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र के 10 वर्षों के अंतराल किसी क्षेत्र में जनसंख्या में सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा? धनात्मक कहलाएगा। सर ऋणात्मक लिखो। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यहाँ आपको एक एक पॉइंट है ना जबरदस्त मिलेगा भाई, ठीक है? एक एक क्वेश्चन आपको जबरदस्त मिलेगा। पूरी मेहनत लग रही है नोट्स बनाने में और आपको कराने में। जो पहले नोट्स बनाए जाते फिर आपको कराना। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? देखो, जब दो समय अंतरालों के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में नकारात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। देखो परिभाषा कि जब दो समय अंतरालों के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में नकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। तो दोनों परिभाषा याद होगी। और ये थे अपने जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना जनसंख्या। एक बात हो रही है और बता दूं मैं, ये जो धनात्मक परिवर्तन होता है ये यहाँ जन्म दर बढ़ने से होता है। इसमें जन्म दर बढ़ेगी भाई, एक ध्यान रखना। यहाँ जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है। मृत्यु दर घटती है, ठीक है? यहां क्या होगा? यहां उल्टा हो जाएगा। यहां जन्म दर कम हो जाएगी भाई, जन्म दर कम और मृत्यु दर बढ़ती है। मृत्यु दर बढ़ती है, यानी बच्चे भी कम जन्म लेते हैं और लोग ज्यादा मर जाते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का अभाव पाया जाता है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक होती है। कैसे एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है? ये भी कह सकता है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किस कारण से होती है? दो कारण बताइए। तो आप बता सकते हो, जन्म दर का कम होना, मृत्यु दर का बढ़ना और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होना। यहाँ हम कह सकते हैं कि धनात्मक वृद्धि कैसे होती है? जन्म दर की बढ़ना और मृत्यु दर में घटना और स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना। तीन तो लाइन मैंने अलग बताइए भाई। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि में जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा बढ़ेगी। जबकि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि में क्या होगा? जन्म दर आपकी कम हो जाएगी, यानी ठीक है, और मृत्यु दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मृत्यु दर बढ़ने का कारण है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ठीक है? इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो जाएगा। आई बात समझे? चलो भाई, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दो और आगे बढ़ेंगे अपने जनसंख्या में परिवर्तन। फटाफट बताओ। अब देखो नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अच्छा टॉपिक है भैया, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ठीक है? ये सेकंड बुक में भी पढ़ते हो तुम, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ठीक है? पढ़ने टॉपिक देखो
जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। आपको पता है कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती है, फिर घटती किससे, फिर किससे बढ़ती है। देखो जनसंख्या 3 कारणों से बढ़ती है। एक तो घटती बढ़ती, देखो परिवर्तन आता है जनसंख्या में। किस प्रकार से परिवर्तन आता है? एक तो आता है जन्म से, एक घटक तो क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, जन्म दर हो जाएगी। दूसरा मृत्यु दर हो जाएगा। भाई मृत्यु दर से भी परिवर्तन में क्या आता है, घटक आता है कि परिवर्तन होता है जनसंख्या में। उसके बाद बात करें अपने प्रवास, प्रवास से भी जनसंख्या में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तीनों बात बढ़ेगी। जन्म दर क्या होती है, ये भी बढ़ेगी। मृत्यु दर क्या होती है, ये भी बढ़ेंगे। और प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। प्रवास के बारे में अलग से क्लास लेके हुआ है। यहाँ हम पढ़ेंगे जन्म दर और मृत्यु दर। प्रश्न ऐसे दिया हुआ है जनसंख्या परिवर्तन के घटक निम्न में से कौन सा नहीं है या है। ठीक है, कौन कौन से लिखवा भी सकता है डेढ़ नंबर में, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास आप लिख के भी आ सकते हो। फिर अगर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ प्राकृतिक दर और विपरीत, दोनों प्राकृतिक में आ जाएगा और विपरीत में प्रवास आ जाएगा। ये हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक 2 लिखी हुई, तो एक तो प्राकृतिक दर आ जाएगी और एक अभिप्रेरित आ जाएगी। प्राकृतिक में जन्म और मृत्यु दोनों आता है और इसमें प्रवास आता है। तो एक ही बात है, चाहे आप जन्म मृत्यु प्रवास लिखो, चाहिए प्राकृतिक वृद्धि लिखो और अभिप्रेरित लिखो, जो था ये लिखना है। अब जन्म दर देखो कैसे होता है। भाई जन्म दर की बात करें अपने, जन्म दर को हम पढ़ेंगे CBR के साथ। किसके साथ, CBR। एडिंग लगाओ, CBR यानी अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर। ठीक है, अशोधित जन्म दर। पहले तो CBR का सूत्र, आप सूत्र क्या करेंगे, सूत्र तो लिखो, CBR की फुल फॉर्म लिखो आप। CBR को हम क्या कहते हैं, C को कहते हैं क्रूड, क्या कहते हैं, CRUDE। ठीक है, B का हो जाएगा क्या, ब्रथ हो जाएगा, B का आपका ब्रथ हो जाएगा, ब्रथ स्पेलिंग बोलो भाई, BIRTH। ठीक है, और इस R का हो जाएगा रेट, रेट का RATE, ये है आपकी CBR यानी अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर। कई बार क्या होता है कि सीधा ही आ जाता है CBR का सूत्र लिखिए। भाई आपकी किताब में लिखा है अशोधित जन्म दर, CBR लिखा नहीं है, और क्या बता दें इंग्लिश में आपने CBR का सूत्र बताइए। ठीक है, अब देखो इसको हम किस में व्यक्त करते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखो भाई। लिखेंगे प्रति हजार, यानी CBR को प्रति हजार स्त्रियों यानी महिलाओं, प्रति हजार स्त्रियों का या महिलाओं का द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों, जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करें आपके CBR के सूत्र की बात कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, यहां लिख दूंगी, लिख दो, दिख रहा है डॉक्टर से, चलो यहां लिख दे CBR का सूत्र, CBR का सूत्र अपने को लिखना है साहब। क्या सूत्र रहेगा, देखो सूत्र ये है कि अशोधित जन्म दर बराबर अशोधित जन्म दर बराबर लिखिए किसी वर्ष विशेष में, किसी वर्ष विशेष में जीवित बच्चों,
की संख्या आ जाएगा भाई, जीवित बच्चों की संख्या, या भी जीवित जन्म भी लिख सकते हो आप, जन्म से रहेगा, जीवित जन्म, फिर बच्चे लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आगे जीवित बच्चे। फिर नीचे क्या लिखोगे, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, इनटू कितने पे निकल रहा है, 1000, ये लिखा ना प्रति 1000, तो इसका मतलब है इनटू कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये इसका सूत्र है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, ठीक है, याद रखना भाई। ओके सर, अब आता है अपना CDR, ये मृत्यु दर जन्म दर का पूरा हो गया है, जन्म दर की परिभाषा हो जाएगी आपके, CDR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों, जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर आपसे पूछे CDR को व्यक्त किया जाता है, CDR को किस में व्यक्त किया जाएगा, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब आता है CDR, नेक्स्ट अपना CDR यानी असंशोधित मृत्यु दर। चलो पहले इसकी फुल फॉर्म लिखूंगा, C का तो पता ही आपको क्या बनेगा, C का हो जाएगा भाई CRUDE, ठीक है, और D का क्या बन जाएगा भाई, D का डेथ बन जाएगा, डेथ स्पेलिंग बोलो DEATH, और आप R का पता ही आपको, रेट होते हैं, RATE रेट, यानी ये हो गया आपका CDR, क्या हो गया, CDR हो गया। अब देखो इसको क्या कहते हैं भाई, CDR को पहले कुछ विशेषता लिख लो उसकी, फिर चल परिभाषा ही लिखो, पहले विशेषता क्या लिखो, लिखो परिभाषा। CDR को अशोधित मृत्यु दर को किसी विशेष क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मैं दूसरे इस तरीके से आप कह सकते हो कि CDR है, CDR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए मृतक बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CDR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए मृतक बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये भी लिख सकते हैं हम, जो था ना अच्छी लगे बात याद रखिए, ठीक है। अब देखो CDR का सूत्र क्या है, अब हम करेंगे CDR का
सूत्र। इतना उतारो। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं अपने, क्योंकि इसके बारे में और भी चीजें अपने को लिखनी है। इतना उतारो फटाफट। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, जम के कर दो। आपकी मेहनत, मेरी मेहनत खराब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं 100% आपको पढ़ा रहा हूँ, 100% आप दो। अब देखो अपने नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है CDR का सूत्र। ये था CDR का सूत्र। क्या है कि CDR किसी वर्ष विशेष में मृतकों की जो संख्या है और बटा में उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जो जनसंख्या है इनटू कितना हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मृत्युदर जनसंख्या परिवर्तन, मृत्युदर है वो जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। मृत्युदर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। ये खालिस्तान में आ सकता है प्रश्न कि मृत्युदर खालिस्तान परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, जनसंख्या आ जाएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है। ये कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि केवल जो जन्म दर बढ़ रही है लगातार उसी से नहीं होती है, तो किंतु घटती हुई मृत्यु दर से भी हो सकती है। यानी लोग कम मरेंगे तभी जनसंख्या बढ़ सकती है। उसका कारण स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट याद रखना है भाई, क्योंकि ये ऑप्शन में आ सकता है। ओके, आगे है अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की इकाई है। यानी CDR जो है ना, CDR आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृत्यु दर को मापने की सरल विधि कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा CDR। क्या है, CDR। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि जन्म दर को मापने की सरल विधि कौन सी है, सरल विधि कौन सी है, तो उत्तर क्या आएगा आपका, उत्तर क्या आएगा फटाफट बताओ। उत्तर आएगा CDR है। क्या है, CDR यानी अशोधित जन्म दर है, ठीक है। इसी प्रकार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मृत्यु दर को मापने की सरल विधि कौन सी है, तो मृत्यु दर को मापने की सरल विधि क्या है, CDR या अशोधित मृत्यु दर आ जाएगी। और जन्म दर को मापने की सरल विधि कौन सी है, तो CDR है। क्या है, CDR यानी किसी क्षेत्र में जन्म दर को मापने की सरल विधि कहलाती है CDR, ठीक है। नोट लगाए देखो। मोटे तौर पर मृत्यु दर पर किसी क्षेत्र की जनांकी संरचना सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर के द्वारा प्रभावित होती है। कोई भी क्षेत्र है अगर मृत्यु दर है वो प्रभावित किससे होगी, उस क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषता क्या है, यानी वहां की संरचना क्या है, जनसंख्या की सामाजिक उन्नति क्या है, सामाजिक विकास क्या है, वहां का आर्थिक विकास क्या है, इन सभी कारकों से मृत्यु दर को प्रभावित होती है। तो आपसे पूछिए कि निम्न में से मृत्यु दर किस कारकों से प्रभावित होती है, तो आपका उत्तर आएगा जनांकी संरचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास। इन सभी से क्या हुई, जनसंख्या यानी CDR जो है आपका वो प्रभावित होता है भाई। CDR को प्रभावित करने वाले कारक है ये प्रश्न सीधा है। CDR को या मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे, जनसंख्या संरचना है, सामाजिक उन्नति है और आर्थिक विकास है। ये था जनसंख्या वृद्धि का टॉपिक अपना छोटा सा, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बदल के। और कल हम पढ़ेंगे प्रवास, माइग्रेशन, लास्ट टॉपिक होगा इस लेसन का, ठीक है। कुल मिलाकर 3 क्लासें इसकी पढ़ी हैं, 3 क्लासों में मैंने इस चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।